हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बारे में बात करूंगी, टॉपिक के बारे में बात करूंगी। और ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपके काम आएगा। ठीक है, बता तो दिया कि ठीक है भाई, इतनी पढ़ाई करनी है, ये आपका सिलेबस है, एग्जाम ऐसे आएगा और इतना इतना आपको इस टॉपिक में से पढ़ना है। थोड़ा सा पीवाईक्यूज कर लो, थोड़े मॉक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका सिलेबस इतना अंदाजे के हिसाब से कवर कर लो, मैथ्स और रीजनिंग को मत छोड़ो। ये ठीक है, ये अब तो मेरे कहने पे भी रट गया होगा कि पढ़ना क्या है। कितना पढ़ना है ये बताया किसी ने? भाई कितना पढ़ोगे, कितने घंटे में लगा दूं बैठ के। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। इफ यू डू नॉट हैव इनफ पेशेंस इन यू टू सिट डाउन एंड स्टडी, तो फिर वो आप क्वालिटी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो यू विल हैव टू सिट, आपको देने पड़ेंगे, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कुछ घंटे हैं जो फिक्स करने पड़ेंगे, कुछ टाइमिंग है जो आपको फिक्स करनी पड़ेगी और आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हमें पता चलेगा कि आपका डेली स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। आपको रोज कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। बट फर्स्ट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूं कि अगर आपने अपनी तैयारी ऑलरेडी कर ली है, अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है, मेरे पास में इनफ अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इनफ कोर्स को कवर कर लिया है, मैं अपने आपको टेस्ट करना चाहता हूं, जो आपको करना चाहिए, मॉक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, देन आई हैव अ ब्रिलियंट ऑफर फॉर यू। आरएस प्रो पास है। अभी आरएस का जो पास है, प्रो पास जो है, वो क्या है? आपको 799 रुपीज के अंदर प्री और मेंस के अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल हैं। जितना मन करे टेस्ट सॉल्व करो, अपने आप की स्टैंडिंग, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो, जितना मन करे लिखो, खूब लिखो। मैं कहती हूँ रोज लिखो, लिखना बहुत जरूरी है, वरना 2 घंटे जब पेन चलाना पड़ेगा ना, तो ये मसल्स दर्द करेंगी। ठीक है, खूब लिखो ना। पर मैम मेरी मेंस की तैयारी नहीं है, मेरा पूरा फोकस इस वक्त प्री के ऊपर है, तो मैं क्या करूं? तो भाई प्री के लिए भी मेरे पास पास अवेलेबल है, आरएस का प्री पास। ठीक है, 399 रुपीज, 12 महीने की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टेस्ट। इसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट करने हैं, मिक्स टेस्ट करने हैं, डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड इन दोनों पासेस में अच्छे खासे आपको सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैम मेरे क्वेश्चंस कुछ गलत हो रहे हैं, मुझे इनका आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट करो। ऐसे कहीं से भी किसी भी शॉप पे जाके बस मेरे को 5-7 क्या कहते हैं, मॉक क्वेश्चंस के पेपर्स देना, नहीं, डोंट डू दैट। ऐसे ऐसे ना तो अपना टाइम खराब करो, ना अपना पैसा खराब करो। डू दिस, ठीक है ना। इनके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। नहीं मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं, कोई बात नहीं, एक फोन नंबर भी फ्लैश कर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर कॉल करो। ठीक है, उस पर कॉल करो, हमारी टीम आपको वापस कॉल करेगी। आपका जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, जो जानकारी चाहिए, सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेली प्लानर। अब ये डेली प्लानर मेंटेन कैसे करना है? ये डेली प्लानर बहुत सिंपल सी चीज है। आपको कैसे मेंटेन करना है? आपको अपने टाइम को शेड्यूल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए सबसे पहले जानकारी क्या होनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए सिलेबस की। पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। और अभी तक क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी से भी शुरू कर दोगे तो आपके पास में इनफ टाइम है मैनेज करने के लिए और एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपका एग्जाम का टारगेट ये नहीं है कि मुझे प्री को टॉप करना है। प्री क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अगर आप 100 मार्क्स को भी टारगेट करके चल रहे हो तो आप ऑलमोस्ट क्लियर कर रहे हो प्री को, राइट। आपको सिर्फ क्लियर करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। लेकिन क्लियर करने के लिए आपके पास में एक स्ट्रेटेजाइज्ड प्लान होना चाहिए। डेली पढ़ना है, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने एग्जाम दिया था, मैंने यूपीएससी दिया था और मैंने प्री और मेंस दोनों क्लियर किया था। मैं एक चीज सीख गई थी, अगर आपकी पढ़ने की आदत है तो आप कोई भी एग्जाम मैनेज कर सकते हो, बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है, नहीं पढ़ाई कर रहे हो रेगुलरली, आपकी रीडिंग या राइटिंग हैबिट्स नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। पढ़ने की आदत डालो। पढ़ने की आदत तभी होती है जब आप वो काम रोज करते हैं। और एवरीडे एक्टिविटी जो है वो 100% स्ट्रगल में काउंट होता है और आपका स्ट्रगल हमेशा रिवॉर्ड करेगा। हो सकता है आज ना करे, हो सकता है 2 साल बाद रिवॉर्ड करे, हो सकता है किसी और तरीके से, किसी और रूप में रिवॉर्ड करे, बट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ठीक है, तो अब वो जो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जो भगवान श्री कृष्ण तो कह गए और हम इसको चीज को समझ ही नहीं पाए, तो कर्म क्या करना है? ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। अगर आप होम मेकर हो तो आपके पास में टाइम ज्यादा है, सीधी सी बात है। आपने घर के अपने जो भी काम करने थे, डेली चोर्स जो थे, उनको निपटा लिया। बच्चे गए स्कूल, अगर बच्चे हैं तो, नहीं गए तो नहीं, कोई बात नहीं, घर पे जो है उसको खाना वाना पकड़ा पकड़ो के आपने काम करना शुरू कर दिया अपना।
आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप होम मेकर हो तो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, एग्जाम्स हो गए हैं, आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, चाहे फुल टाइम करो चाहे पार्ट टाइम करो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास में टाइम की थोड़ी सी कमी है। लेकिन आपके पास में भी संडे फ्री है, और मुझे पता है संडे को पढ़ाई करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि किसी ने कोई सजा दे दी हो, राइट? कोई बात नहीं, मुझे पता है कुछ दिनों के लिए वो सजा महसूस होगी और वो सजा जीनी भी पड़ेगी, ठीक है ना? वो सजा जीनी पड़ेगी, तभी पढ़ाई होगी, तभी आप उस इच्छा को, उस सपने को पूरा कर पाओगे जो आपने देखा है, इसीलिए यहाँ पे हो। The reason you are listening to me right now is because you are confused कि मैं क्या पढ़ाई करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कितनी करूं। मैं बता देती हूँ, और मेरा ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरा यूज किया हुआ है, और मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, मैंने दोनों बार क्लियर किया था। मेरी प्रॉब्लम हुई थी मॉक इंटरव्यूज में, ठीक है? मुझे नहीं पता था मॉक इंटरव्यूज को भी हैंडल करने का कोई तरीका हो सकता है, तो मैंने वहां प्रॉब्लम फेस की, इसमें कोई शक नहीं है, बट एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं, मैं करवाती हूँ। लेट मी गिव यू एन इंटरेस्टिंग प्लान। नाउ सिलेबस में क्या क्या है आपके पास में? सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपके पास में है ज्योग्राफी, आपके पास में है पॉलिटी, आपके पास में है साइंस एंड टेक, आपके पास में है करंट अफेयर्स, और मेरा पर्सनल फेवरेट जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, और आपके 20 क्वेश्चन वहां से निकलेंगे। उसके अलावा पॉलिटी 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जबकि पॉलिटी अच्छी खासी शार्प है मेरी, लेकिन फिर भी राजस्थान की जो पॉलिटी आती है वो थोड़ी सी डाइसी होती है, ठीक है? साइंस एंड टेक 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। पिछले आई थिंक 2023 में 19 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 20-21 क्वेश्चन आए थे, वो एक्सेप्शन है, बट 15 से 18 के आसपास अपन रेंज मान के चलते हैं। करंट अफेयर्स आपके बल्क, आपका एग्जाम का जो 50% पोर्शन है 150 में से लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस हर टॉपिक के करंट अफेयर्स में से आता है। तो करंट अफेयर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्ट करंट अफेयर्स आपको 20 से 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट करंट अफेयर्स प्रॉपर न्यूज के सोर्सेस के मिलेंगे, ठीक है? उसके अलावा 20 से 30 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स रिलेटिव मिलेंगे, जो कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स के बेसिस पे टॉपिक उठाएंगे वो और फिर पूछेंगे। और लगभग 10 से 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके जनरली राजस्थान के न्यूज के बेसिस पे आएंगे, जो आपने सूजस में कवर किया होगा। अगर आप मार्केट में मैगजीन्स खरीदना चाहते हैं तो मूमल मैगजीन में वगैरह इस तरह से आते हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, किसने कौन से स्पोर्ट में कौन सा मेडल जीता था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर्स ऐसे आता है, ठीक है? हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इसमें भी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, और इसके अलावा हिस्ट्री में से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस अलग। हिस्ट्री का अच्छा खासा बल्क होता है, 12 से 15 आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 8 से 9 राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के जो अदरवाइज जो 10-12 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से भी मोर देन 50% क्वेश्चंस राजस्थान के हिस्ट्री में से आते हैं। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री को देनी है। मिडिवल हिस्ट्री इतना ज्यादा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आपका बल्क आता है राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में से। तो हिस्ट्री हो गया। इसके बाद में इकोनॉमिक्स का तो सिंपल सा ट्रिक है, बजट करो इंडियन गवर्नमेंट का और राजस्थान गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक सर्वे करो इंडियन गवर्नमेंट का और राजस्थान गवर्नमेंट का, 6-7 क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं करंट के बेसिस पे, करंट में कौन सी चीज न्यूज में है। जीएसटी वगैरह के ऊपर 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इससे पहले जब जीएसटी नया लागू हुआ था तो उन 2-3 सालों तक लगातार वैट के ऊपर क्वेश्चन आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो रिसेंटली सरकार ने हटा दिया। भाई तब जब नया जीएसटी आया था तो नया वैट हटा भी तो था, तो वो भी न्यूज में था, टेक्निकली मतलब इनडायरेक्टली था, लेकिन न्यूज में तो था। तब वैट के क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट में किन टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? एंड लास्टली ज्योग्राफी, मेरा पर्सनल फेवरेट, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी के। मैं बता रही हूँ 10th क्लास का बच्चा भी अगर एक बार अपनी खुद की एनसीईआरटी पढ़ के, या आरबीएसई का बोर्ड का बच्चा है वो भी पढ़ के अगर ज्योग्राफी को हैंडल करेगा, मोर देन 50% क्वेश्चंस वो हैंडल कर पाएगा। ज्योग्राफी में 12 से 15 डायरेक्ट ज्योग्राफी क्वेश्चंस आते हैं, और 5 से 6 करंट अफेयर्स के ज्योग्राफी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बायोडाइवर्सिटी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नेचुरल वेजिटेशन के क्वेश्चंस हो गए, क्रॉपिंग के क्वेश्चन हो गए, रेनफॉल पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स के बेसिस पे वो आते हैं। तो ये आपका मोटा माटी एग्जाम की शक्ल ऐसी है, ठीक है? अगर मैं कोई सा यहाँ पे टॉपिक भूल गई हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट क्वेश्चन पेपर ऐसा ही दिखेगा। ये 150 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन पेपर ऐसा है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उस टॉपिक को नहीं छोड़ना। मैम मुझे मैथ्स नहीं आती, भैया मुझे भी नहीं आती,
मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट। मेरे को पसीने आते थे जब मैं बचपन में मैथ्स पढ़ती थी, तो बिकॉज कंपलसरी सब्जेक्ट था। मेरी सबसे बड़ी खुशी 10th पास करके ये थी कि अब मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो अलग बात है कि यूपीएससी के लिए जब बैठा तो फिर वहां पर तो सी सेट का क्वेश्चन पेपर होता है, वहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं और वो ऐसे होते हैं, ठीक है। बट ये मैथ्स इजी है, हैंडल करने लायक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है सच में, ठीक है। दूसरा रीजनिंग। अब रीजनिंग सबके लिए बराबर होती है, कोई ऐसा नहीं है इस एग्जाम में बैठने वाला एस्पिरेंट, स्टूडेंट, कैंडिडेट, जो भी आप बोलना चाहो, जो ये बोल दे कि रीजनिंग मुझे तो तुम लोगों से बेटर आती है। एक ही कारण से बोल सकता है, अगर उसने उसकी प्रैक्टिस करी है तो। रीजनिंग हमने कभी स्कूल्स में नहीं पढ़ी, रीजनिंग हमने कभी कॉलेजेस में नहीं पढ़ी, अपने डिग्री कोर्सेज में नहीं पढ़ी, अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज में नहीं पढ़ी। रीजनिंग एब्सोल्युटली नई चीज होती है सबके लिए। रीजनिंग को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास में 10 क्वेश्चंस की एज होगी, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो यहां पे बल्क तैयार करना पड़ेगा। और मैं पर्सनली मानती हूं कि बल्क कोर तैयार करने से बेटर है इधर ध्यान दे लो। बट अपन थोड़ा सा भटक गए हैं। नाउ डेली प्लानर, सबसे पहले टॉपिक्स करोगे वो जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं पहले भी इसी टॉपिक के ऊपर। हाई प्रायोरिटी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज निकालो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आज एक्चुअली मेरे यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट में चोट लगी हुई है तो मेरे को दर्द हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली। बट अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो सिंपल सी चीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पहले नोटिस करने पड़ेंगे जो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए हैं उसको समझ के आएंगे कि आपको ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है। आपको ज्यादा ध्यान देना है 2 चीजों के ऊपर, ये मैं भी बता देती हूँ। एक तो है आपका करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स ज्यादातर फोकस करते हैं हमारी जो लेटेस्ट टेक है उसके ऊपर। इसमें आपका इसरो का जो स्पेस टेक वाला पोर्शन है वो भी आ जाएगा, कोई न्यूज भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसरो ने कोई दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर कोई नया रॉकेट लॉन्च किया, तो उसमें इंजन कौन सा यूज किया है। इजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स के फोकस से पढ़ रहे हो तो। और करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है आप, और कोई सब्जेक्ट को फिर भी डाउन प्रायोरिटी दे सकते हो, बट करंट अफेयर्स को 100% प्रायोरिटी देनी है, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट इस एक टॉपिक में से आएंगे, साइंस के नहीं, करंट अफेयर्स का बल्क, राइट। करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इसमें आपके डीआरडीओ ने क्या कर लिया उसके ऊपर आएगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, इसरो की मैंने बात कर ली वो आ गया, कोई एग्रीकल्चर में नया टेक्नोलॉजी हमने ब्रेक थ्रू किया है, कोई नया बीज बना लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नया HYV सीड जो आए थे इसके वीट के, उसके अलावा हमने कोई नया सीड बना लिया, किसी फ्रूट का बना लिया, ठीक है ना। कोई भी ब्रेक थ्रू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ गई, कोई भी ब्रेक थ्रू हमने माइनिंग टेक्नोलॉजी निकाल ली, ओके। तो यहां पर आपके पास में मिसलेनियस वाली टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी आएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, AI के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें इजी क्वेश्चन भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जब AI समिट हुई थी तो इंडिया में वो समिट कहाँ हुई थी, दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में उस जगह का नाम क्या है, भारत मंडपम। इजी क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है वो किसी पर्टिकुलर रोबोटिक्स जो फेमस हो गया था, जो हमारी कोई इंडियन कंपनी में भी उसमें भी इन्वॉल्व रहे होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। और नहीं, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने जो किया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे, ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दूसरी चीज जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान देनी है वो है बायोलॉजी। मैंने काफी साल से एक टाइप के क्वेश्चंस जो पहले आते थे, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते थे, वो नहीं देखे, बट ये कंसिस्टेंट है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, कौन से मिनरल हमें कहाँ से कौन से खाने की चीज से मिलते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी बीमारी, कोई बीमारी है ट्रेंड में आ गई है, उस बीमारी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में रिसेंटली बहुत सारे ऐसे बर्ड्स मिले हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि राजस्थान में आए हैं, ठीक है। इस साल बहुत अच्छे माइग्रेटरी बर्ड्स इन राजस्थान ने देखे हैं। तो भाई इतने साल से क्यों नहीं आ रहे थे, तो भाई कोई बीमारी थी जो फैली हुई थी इसलिए नहीं आ रहे थे। बताओ उस बीमारी का नाम क्या है, कमेंट्स में बताओ मुझे, मैं बताऊं, एवियन बॉटुलिज्म, राइट। अब ये पूछ लेंगे कि एवियन बॉटुलिज्म जो बर्ड्स में होती है वो बर्ड्स के किस फिजिकल पोर्शन को हिट करती है, CNS को हिट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पैरालिटिक हो जाता है, बर्ड्स का जो दिल धड़कता है वो धड़कना बंद हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी डेथ हो जाती है। ये डेप्थ नॉलेज नहीं है, ये बहुत कॉमन नॉलेज है। सूजस में भी 2-3 लाइनों में इस तरह की चीजें कवर होती हैं हर साल, सॉरी हर रोज, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने ध्यान दिया कि पहले क्वेश्चंस कैसे आए हैं। डेली स्टडीज में मुझे एटलीस्ट 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ साइंस के करंट अफेयर्स को देना है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजेबल हैं, ठीक है।
उसी तरह से अगर मैं डेली 1 घंटा जियोग्राफी को भी दे रही हूं, ठीक है, तो मैंने 1 घंटा दे दिया साइंस एंड टेक को, अब मैं 1 घंटा दूंगी जियोग्राफी को। अब मुझे ज्योग्राफी में पता है कि एक चीज है जो कंसिस्टेंट है और वो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स के ऊपर क्वेश्चन। और फिजियोग्राफिक डिविजन्स तक हम पहुंचेंगे कैसे, जब हम कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी को समझेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से शुरू करो और हीट की इंपॉर्टेंस तक लाके खत्म कर दो। आपने इसमें वेदर भी कवर कर लिया, भाई गर्मी आती है तभी तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपके साइक्लोन्स, आपका रेनफॉल, ये सारे सारे पैटर्न जो हैं, आपकी जो सीजन्स हैं, ये सारे पढ़ लोगे। सन की हीट प्राइमरी चीज है। एक रूल, एक ट्रिक जो मैं बता देती हूँ ज्योग्राफी को समझने के लिए, ध्यान दो गर्मी कहाँ है। धरती के अंदर अगर गर्मी है तो एस्थेनोस्फेयर में करंट्स चल रहे होंगे, और अगर एस्थेनोस्फेयर में करंट्स चल रहे हैं तो ऊपर की जो लेयर है क्रस्ट की, जिसको जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो मूव कर रही हैं। अगर आपने करंट्स को समझ लिया, धरती की गर्मी को समझ लिया, तो आप प्लेट्स के मूवमेंट को समझ पाओगे। और अगर प्लेट के मूवमेंट आपको याद हो गए तो वोल्केनोज का आना, सीज का बनना, खत्म होना, नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट होना, ये सब चीजें आप समझ सकते हो। एक तो हो गया धरती के अंदर की गर्मी, दूसरी होती है धरती के बाहर की गर्मी। और हमें धरती के ऊपर बाहर से कहाँ से गर्मी मिलती है? सूर्य देव से मिलती है। सूरज से आ रही है ना वो गर्मी, सूरज से आने वाली गर्मी को स्टडी करो। इक्वेटर के ऊपर किस तरीके का वेदर होगा? सबसे कम जगह पे सबसे ज्यादा गर्मी अचानक से इक्वेटर पे पड़ती है, पोल्स पे ज्यादा जगह पे कम गर्मी पड़ती है, तो वहां पर ठंडे इलाके रहते हैं। अगर धरती का वायु ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सन का क्या रिलेशनशिप है? ऐसा तो है नहीं कि सूरज पास में आ गया, ऐसा भी नहीं है कि हमारा एटमॉस्फेयर थिन हो गया, नहीं, कुछ तो चेंज हुआ है। वो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करोगे तो ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक बार में कवर कर चुके होगे, राइट? तो रोज का एक ज्योग्राफी का टॉपिक जरूर दोगे। 1 घंटा किसी भी हालत में एवरीडे 1 आवर आपको इकोनॉमिक्स को देना है। मैं ज्योग्राफी के ऊपर इतना जोर नहीं दूंगी जितना मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर दे रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स फैक्ट बेस्ड आएगा। ये फैक्ट्स आपको लर्न होने जरूरी हैं। ये फैक्ट्स आपको 6 से 7 क्वेश्चंस लाके देगा। कहां से? बजट से और इकोनॉमिक रिव्यू, इकोनॉमिक सर्वे से, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों। तो 4 टॉपिक्स हो गए, 6 से 7 क्वेश्चंस हो गए। इकोनॉमिक्स का 50% पोर्शन आपने कवर कर लिया। इकोनॉमिक के कोर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करोगे और फैक्ट्स तक जाओगे, हो जाएगा। मैं पर्सनली मानती हूं 15 से 20 दिन, यानी कि लगभग 15 से 20 घंटे, 25 घंटे मैक्सिमम, इकोनॉमिक्स विल बी डन फॉर यू। जो 18-19 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में से आएंगे, और ये मैं पॉजिटिव साइड में बोल रही हूँ, 15 से 18 क्वेश्चंस का रेंज चलता है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका 50% आप मैनेज कर लोगे सिर्फ इन 4-5 टॉपिक्स से, इकोनॉमिक्स के 4-5 टॉपिक्स से, ठीक है? और एक काम जो आपको किसी भी हालत में करना ही है, रोज का 2 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे हिस्ट्री। मैंने इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। रोज नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे मैनेज करो, ठीक है? लेकिन ये मैनेज करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इनको एक्स्ट्रा टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पहला रीजन, इनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है। दूसरा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हो, स्पेसिफिकली इनके स्टूडेंट्स नहीं हो इन सब्जेक्ट्स के, जैसे मेरी तरह अगर एमबीए किया हुआ है, ठीक है, अगर आप इनके स्टूडेंट्स नहीं हो तो फिर इनके कोर को समझने के लिए, इनके फाउंडेशन को समझने के लिए टाइम लगता है, और ईमानदारी से लगता है। ऐसा नहीं है कि आप में दिमाग की कमी है थोड़ी सी इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं, ईमानदारी से टाइम लगता है। प्लस इसकी एक और प्रॉब्लम है, हिस्ट्री, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी आती है, इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री भी आती है। मैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों कवर कर रही हूँ, और आर्ट एंड कल्चर इंडिया का और राजस्थान का दोनों कवर कर रही हूँ। क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं पॉलिटी के और हिस्ट्री के, कंपैरिजन टू दीज टॉपिक्स, दीज सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं। ये डिफिकल्टी मैनेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और ये आपसे हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि पॉलिटी में से जो 18-19 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, 15 से 18 क्वेश्चंस का रेंज मान के चलते हैं अपन हर चीज पे। ये जो टॉपिक्स, ये जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस 3 से 4 ही आते हैं। मॉडरेटली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट की रेंज में क्वेश्चंस ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपन छोड़ देंगे 20 क्वेश्चंस को, क्या क्वेश्चन मार्क में छोड़ दोगे क्या? फिर कैसे होएगा? रेंज कहां से मिलेगी? आपको ढूंढना पड़ेगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा टाइम खाएंगे, ईमानदारी से इनको एक्स्ट्रा टाइम दो, ईमानदारी से इनकी प्रैक्टिस करो, और मॉक क्वेश्चंस में भी फोकस थोड़ा एक्स्ट्रा रखो। आपके लिए इजी होंगे ये दोनों, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, आपके लिए पर्टिकुलरली इजी ये दोनों रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स फैक्ट बेस्ड होते हैं, अगर रटने की क्षमता है, करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स मैनेज हो जाएगा। फिर चाहे आप पर्टिकुलरली कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो,
आप इकोनॉमिक्स मैनेज कर पाओगे, ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी। और ये दोनों थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेंगे, मतलब फुल ऑनेस्टी, मैं आई एम नॉट हियर टू चीट यू, मुझे क्या ही फायदा है अगर मैं आपको धोखा दे दूं और झूठ बात बता दूं या फिर आपको फालतू हवा में चढ़ा दूं कि ये तो हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट ना आए। मेरे को पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, इनफैक्ट मेरा नुकसान है, ठीक है ना, इनफैक्ट मेरा नुकसान है, मैं अपना नुकसान क्यों करना चाहूंगी। ये आरपीएससी के लिए लागू होती है बात, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो ये ईजी हो जाता है, और यूपीएससी में ये ज्योग्राफी डिफिकल्ट हो जाता है। कॉम्बिनेशन वही चलता है, मैं आरएस एग्जाम की बात कर रही हूँ, ये आपकी डेली पढ़ाई होनी चाहिए, ये 7 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी, थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश दे सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हो, ये साथ में इन टॉपिक्स के साथ में इनका करंट अफेयर्स भी चल रहा है, ठीक है, हैंडल होगा, हो जाएगा। 2-4 दिन परेशान होगे, जोर आएगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी, यस आई नो दैट, मुझे पता है, लेकिन ये मैनेज हो जाएगा। मैं शर्त लगा के कहती हूँ, अगर ईमानदारी से 6 महीने पढ़ाई करोगे तो क्या आरपीएससी क्या यूपीएससी लोग जॉब देते देते, जो दिन भर जॉब करते हैं, वो रात के कुछ घंटे पढ़ के भी यूपीएससी में रैंक ले आते हैं, तो वो कैसे ला रहे हैं। ऑनेस्ट स्टडीज, कंसिस्टेंट स्टडीज, रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। यूं नहीं कर सकते कि यार आज मैंने नहीं कर पाया, मैं कल 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दूंगा या दे दूंगी, कल अपन कवर कर लेंगे, वो आप नहीं कर पाओगे, वो नहीं होगा, रोज करनी पड़ेगी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने रोज के 7 घंटे लिखे हैं, तो आज शायद आपसे 6-5.5 घंटे ही हुए, तो कल 7.5-8 घंटे कर लेना, संडे को 9 दे देना, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर, ये आपको कवर करना जरूरी है। सो दिस इज द, नीचे बैग में ही है, सो दिस इज द ब्रेकअप, ये आपको देना पड़ेगा, ऐसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरी तरफ से इतना ही, कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो एक नंबर फ्लैश कर रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर आ रहा है, फोन नंबर, उस पर कॉल कर लो, एंड जैसा भी क्वेरी होती है, मेरे से पर्सनल कोई क्वेरी है तो वो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, उसका भी आंसर मिल जाएगा। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, तब तक के लिए पढ़ाई करो, ये मत सोचो नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉरगेट अबाउट नोटिफिकेशन, आपको टाइम मिल रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया गोल्डन टाइम क्या होगा आपके लिए, ठीक है। अगर घर पे कोई और बच्चे हैं ना तो उनकी भी छुट्टी होगी, मैं तो कहती हूँ भेजो उनको नाना नानी के, ठीक है, और पढ़ाई करो, प्लीज स्टडी, प्लीज स्टडी, ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो जीवन में अदरवाइज भी ईमानदारी रहेगी, ठीक है। थैंक यू।